नमस्कार साथियों, सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियांश जैन आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में आप सभी के सामने एक मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत ही बेहद सुंदर घटना को लेकर के आया हूं। आप सभी ने सुना होगा काकोरी कांड के बारे में। काकोरी कांड क्या है, क्यों हुआ और कैसे हुआ? अंग्रेजी शासनकाल की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना। जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए दो बहुत ही बड़ी ताकतें काम कर रही थी। एक हमारे देश के नेता थे जो बड़ी बड़ी पार्टियों से या अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए थे, तो दूसरी ओर हमारे पास जो थे वो थे क्रांतिकारी, रिवेलियर्स, क्रांतिकारी। एक साइड आपके सामने लीडर्स हैं, सेकंड साइड आपके सामने रिवेलियर्स हैं। तो क्रांतिकारी क्या हैं, उन्होंने क्या किया, सुन लीजिएगा थोड़ा सा। नेता जो लोग थे, लीडर्स जो थे, इनका काम था पार्टियां बनाना। पार्टियां बना करके लोगों को इकट्ठा करना, आंदोलन करना, विरोध करना, यह सारा काम था लीडर्स का। अगर सेकेंड टाइप की बात, दूसरे और बात की जाए तो ये है क्रांतिकारी, रिवेलियर्स। इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रांतिकारियों का एक ही धर्म हुआ करता था और एक ही जुनून हुआ करता था, एक ही जज्बा हुआ करता था। वो सिर्फ और सिर्फ इनको मजा इसी में आता था कि कैसे अंग्रेज मिले और हमने उनको मारा। अंग्रेजों को मारिए, पीटिए, नुकसान पहुंचाइए, उन्होंने जो भी पैसा लूटा इंडिया से उसको बर्बाद कर दीजिए। ये सारा काम किसका है? ये सारा काम क्रांतिकारियों का है, रिवेलियर्स का है। ठीक, हम बात कर रहे हैं 1925 की। इसके पहले एक वर्ष पहले चलेंगे तो हम बात करेंगे 1924 की। ये है 1924। इस समय में एक बड़े क्रांतिकारी हुए जिनका नाम है पंडित चंद्रशेखर आजाद। पंडित चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं ये एमपी के हैं। एमपी में एक जिला है अलीराजपुर। पहले ये झाबुआ में आया करता था, अब ये अलीराजपुर में आया करता है। तो यहां पर इनका जन्म हुआ, जहां पर 2016 में पीएम मोदी जी ने याद करो कुर्बानी, तो याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी नाम से एक पहल शुरू की थी, तिरंगा यात्रा शुरू करवाई थी। तो चलिए, ये तो अभी का फैक्ट हो गया। हम बात कर रहे हैं पंडित चंद्रशेखर आजाद की। पंडित चंद्रशेखर आजाद उस समय के बड़े क्रांतिकारी नेताओं में से एक माने जाते थे, बड़े क्रांतिकारी माने जाते थे। इन्होंने 1924 में HRA की स्थापना की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसकी स्थापना करने के बाद पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपने क्रांतिकारी साथियों से कहा कि हमें किसी बड़ी घटना को अंजाम देना है और हमारा उद्देश्य है कि कैसे न कैसे करके जल्दी से भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया जाए। तो साथियों, अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए इन्होंने विचार किया और योजना बनाई। योजना बनाने के बाद यह तय किया गया कि अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हथियारों की। अगर हमें हथियार खरीदने हैं तो हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे क्रांतिकारी लड़े वे मजदूरों के बेटे थे, वे किसानों के बेटे थे, उनके पास इतना कोई पैसा नहीं था आधुनिक हथियारों को खरीदने के लिए। तो फिर क्या किया जाए? तय किया गया, जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें लूटा हम भी अंग्रेजों को लूटेंगे। तो अंग्रेजों को लूटने के लिए पता लगाया गया कि लखनऊ से सहारनपुर के लिए एक ट्रेन जा रही है। लखनऊ से सहारनपुर, ये दोनों स्थान यूपी में हैं। लखनऊ से सहारनपुर के लिए एक ट्रेन जा रही है। अब छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये हट जाएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आजाद की, पंडित चंद्रशेखर आजाद की, और इन्होंने योजना बनाई। 1925 में यह घटना होगी। 1925 9 अगस्त की यह घटना है। लखनऊ यूपी, लखनऊ से सहारनपुर एक ट्रेन जा रही है और ये जो ट्रेन है ये अंग्रेजी ट्रेन है। इस अंग्रेजी ट्रेन में खजाना भरा हुआ है, वही खजाना भरा हुआ है जो खजाना अंग्रेजों ने, जो दौलत अंग्रेजों ने भारत से लूटी हुई है, लूटी मतलब टैक्स के रूप में ली हुई है। तो ये खजाना भरा हुआ इस ट्रेन में था। इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको इस ट्रेन को लूटना है। तो ट्रेन
लूटने की जिम्मेदारी 10 क्रांतिकारियों पर आई। इन 10 क्रांतिकारियों में से क्रांतिकारियों के नाम मैं आपको बताता हूं, 3-4 प्रमुख हैं, जैसे राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, और सबसे बड़ा नाम अब आपके सामने है, जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल, ये 4 बड़े लोगों को सामने किया गया, 6 लोग और इनके साथ थे। टोटल 10 क्रांतिकारियों को ये कहा गया कि आपको अटैक करना है, इस ट्रेन को लूटना है। चलिए, खबर मिली कि ये जो ट्रेन है लखनऊ से सहारनपुर जा रही है, बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है काकोरी। काकोरी एक प्लेस है, एक रेलवे स्टेशन। यहां पर इस काकोरी नामक स्थान पर इस ट्रेन को लूटा जाना है। चलिए ठीक है, सारी चीजें फिक्स हो गई। जैसे ही काकोरी नामक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, ये लोग चढ़ जाते हैं। अब लूटने के लिए, लूट का सामान रखने के लिए कुछ तो चाहिए आपको। तो इन्होंने, बेचारे क्रांतिकारी थे, लुटेरे नहीं थे, इसलिए इनको लूट का आइडिया नहीं था कैसे लूट की जाती है। ये सब जो सामान है वो सामान कैसे लेके गए, देसी आदमी तो देश सब कुछ लेकर के गए। चादर, घर की चादर जो थी ओढ़ने बचाने वाली, वो चादरें उठा करके ले जाते हैं और उनमें सामान पोटलियां बांध बांध करके लाते हैं। ट्रेन में चढ़े, फटाफट संदूक खोले, बॉक्स खोले और बॉक्स खोल करके सारा माल खजाना भर लिया चादरों में और लपेट लपेट के नीचे नीचे फेंकते गए। एक बड़ा सा संदूक फंस जाता है इनके सामने और ये रहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी के सामने एक बड़ा सा संदूक रहेगा। जैसे उसको खोलने लगते हैं, तत्काल सामने से एक अंग्रेजी महिला आ जाती है। बड़ी दिक्कत है, धर्म संकट में फंस गए कि संदूक भी तोड़ना है, लूटना भी है, बॉक्स को भी तोड़ करके लूटना है और महिला को मार भी नहीं सकते हैं क्योंकि इंडियन है, महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते। तो बड़े कल्चर वाली बात है, संस्कृति की बात है। चलिए, ऐसा करते करते महिला ने इनका हाथ पकड़ लिया और इनको लूटने ना दे, और इतने में ही ट्रेन चल जाती है। ट्रेन चली तो इन्होंने तत्काल हाथ छुड़ाया और ये कूद जाते हैं। उसी समय वो बॉक्स नहीं खोला, लेकिन एक बड़ी पोटली जो थी, जो बांध करके इन्होंने रखी थी, वो भी नीचे नहीं फेंक पाते हैं। मतलब आधी ही लूट हो पाई, लेकिन फिर भी काफी खजाना मिल गया। ये लोग यहां से भाग गए और भागने के बाद जो बड़ी पोटली थी, उस बड़ी पोटली को खोला गया तो वो अंग्रेजों को माल तो अपना वापस मिला, लेकिन वो जो चादर थी, सफेद चादर, अब कैसे पता लगाया जाए? अंग्रेजों को सुराग मिला कि सफेद चादर ये मिली है। उसी बेस पे अंग्रेजों ने पता लगाया कि चलिए इस चादर के माध्यम से पता लगाया जाए। आसपास पूछा गया कि ये यहां पर कौन कौन से लोग हैं जो धोबी के यहां पे या मतलब बाहर लॉन्ड्री पे धुलवाते हैं, अपनी चादरें धुलवाते हैं। सर ये कहां से समझ में आया? वो जो चादर थी, उस चादर पे पटके हुए निशान थे। पहले नदियों किनारे, तालाब किनारे कपड़े धोए जाते थे और घाट हुआ करते, पटक पटक के कपड़े धोए जाते थे, उन पे पटकन के निशान पड़े हुए थे उस सफेद चादर पर। उस चादर को देख करके पता लगाएगा किस किस के आसपास यहां पर कौन कौन है, जो प्रेस करने वाले, लॉन्ड्री वाले कौन है, उनको पता लगाया गया। फिर यह भी पता लगाया गया कि आसपास कितने क्रांतिकारी लोग हैं, तो उनको भी पता निकाला गया। उन क्रांतिकारियों में से यह पता लगाया गया कि कौन से लोग पैसे वाले हैं या थोड़ा बहुत पैसा है। तो यह पता चला कि ठीक ठाक कंडीशन राम प्रसाद बिस्मिल जी की है, बाकी किसी की नहीं है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी पे एक निशाना साधा गया। उनके घर के आसपास जो भी कपड़े धोने वाले हैं उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया ये चादर किसकी है। तो उनको न जाने कैसे याद रहा और कह दिया ये चादर तो बिस्मिल जी के घर की है। शक यकीन में बदल गया और अंग्रेजों ने इनको पकड़ा, इनके साथियों को पकड़ा और फिर धीरे धीरे इन सब की गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियों के बाद इन सबको जेल में डाल दिया गया। देखिए, इन सबको गिरफ्तार करने के बाद इन सबको फांसी दे दी जाती है। 1927 में इन सबको फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, तो इन सबको फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद
अच्छा, एक दो मेंबर और हैं, जैसे सचिंद्र सान्याल है, सचिंद्र सान्याल, मैंने बोला 10 लोग हैं। सचिंद्र सान्याल, इनको आजीवन कारावास हुआ। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास, लाइफ टाइम की जेल हुई। इसके अलावा यदि बात की जाए तो मनमथनाथ गुप्त रहे, इन्हें 14 वर्ष की जेल हुई, 14 इयर्स की जेल, जिसका घटना में जितना हाथ रहा उतना उसको सजा मिली, तो ये इनको इतनी सजा मिली। राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनके बारे में आपसे कहना चाहता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल जी वे व्यक्ति थे उस समय के कि इनकी कविताओं को पढ़ करके, इनकी कविताओं को सुन करके नव युवकों में खून खौल उठता था और उनको भी लगता था कि आओ आज थोड़ा मर करके आते हैं। तो थोड़ा क्या मरना, फिर पूरी मरना पड़ेगा। तो ये जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे भगत सिंह हो, चाहे उनके साथी हो, वे सभी, है ना, तो भगत सिंह चाहे बटुकेश्वर दत्त हो, ये सभी लोग उस समय कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी की कविताएं पढ़ते थे। और बिस्मिल जी की कविताएं पढ़ करके आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो कविताएं हैं वो किसकी हैं? बिस्मिल जी की। इसी के अलावा एक और जो कविता है, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो मेरा रंग दे बसंती चोला भी इन्हीं की है, रंग दे बसंती चोला। तो ये भी किसकी कविता है? ये भी बिस्मिल जी की कविता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसी कविता में मेरा रंग दे बसंती चोला, जब भगत सिंह जेल में रहते हैं उस समय दोनों कविताएं गाया करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इन्हीं कविताओं को गा गा करके अपने साथियों में जोश भरा करते थे भगत सिंह जी। और मेरा रंग दे बसंती चोला उन्होंने जेल में गाया हुआ था। इसी में बिस्मिल जी की कविताओं में 4 लाइनें उन्होंने भी जोड़ी हुई थी भगत सिंह जी के द्वारा। तो ये लोग, इन लोगों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। 9 अगस्त का दिन, प्यारे साथियों, 9 अगस्त 1925, तो 9 अगस्त का दिन बड़ा खास दिन बन जाता है। क्रांतिकारियों को बड़ा आनंद आता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमने तुम्हें लूट तो लिया, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। उसके बाद आगे आपने भारत छोड़ो आंदोलन सुना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, इसकी डेट रखी गई थी स्पेसिफाई। आप लोग पढ़ते हैं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों, राइट डेट जो है उसकी 9 अगस्त 1942 को है। 8 अगस्त तो उसकी पूर्व संध्या थी, लेकिन पूर्व संध्या पर ही इतना बवाल मचा, गांधी जी ने भाषण दिया, उसके बाद लोगों की गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई। 9 अगस्त को चुनी हुई डेट जो थी, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया जाना था, 9 अगस्त की उसकी चुनी हुई डेट थी, क्योंकि गांधी जी ने सपोर्ट लेने के लिए कि 9 अगस्त के दिन ही क्रांतिकारियों के लिए एक बड़ा दिन माना जाता है, तो हम भी इसी दिन क्या चलाएंगे, हम भी इसी दिन आंदोलन चलाएंगे। तो ये क्रांतिकारियों को भी अपने साथ लेंगे। ये सारे उनके मोटिव्स रहे। तो ये एक बड़ी घटना, क्रांतिकारी घटनाएं। चलिए, आप सभी को, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कोई भी डाउट हो इससे लेकर के तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उन सबका रिप्लाई किया जाएगा और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।